सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी शासक हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता था, इस प्रकार से सुमेलित करना है। तो पहले है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त की अगर बात कर ली जाए तो चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स कहा जाता था, और बिंदुसार को अमितघात, और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। इस तरह से यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ली जाए तो यूनानी लेखक, जो यूनानी लेखक हैं, हिंद यूनानियों का आक्रमण कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताएं। तो यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है, सेंट्रोकोट्स कहा है। और इसकी पहचान यानी कि इस नाम का चंद्रगुप्त से ही क्या संबंध है, इसकी पहचान जो है वो विलियम जेम्स ने की थी। किसने? विलियम जेम्स ने की थी। और कहाँ से की थी? भारतीय ग्रंथों से की थी। भारतीय ग्रंथों में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इसी नाम से संबोधित किया गया है। और अशोक की बात कर ली जाए तो अशोक जो है अपने शिलालेखों में, जितने भी उसके शिलालेख हैं, अलग अलग जगहों से पाए गए। तो कहीं उसने प्रियदर्शी भी लिखा है, और कहीं कहीं उसने सम्राट अशोक के इस तरह से संबोधन करके भी चीज़ों को लिखा गया है। और बिंदुसार यानी कि बिंदुसार को अमितघात कहा जाता है। और चाणक्य जो कि है विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र जो है वो पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये बात रही। और इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। तो देखिए दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों ने ही जो है गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक की बात कर ली जाए तो अशोक का राज्याभिषेक जो होता है वो 269 में होता है राज्याभिषेक। और 8वें वर्ष यानी कि 261 में ही कलिंग युद्ध होता है। क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध की जानकारी जो है, वो कलिंग को उड़ीसा ही कहा जाता था। यानी कि उड़ीसा इस टाइम जो उड़ीसा है उसे कलिंग कहा जाता था। तो ये जो जानकारी है राजा खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जिसके बारे में हम लोग कल बात किए थे। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और अशोक के 13वें शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। ठीक है, और उसमें उड़ीसा का जो राजा था वो नंदराज था। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो बनता है वो है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, ये होता है। और कलिंग के बाद हृदय परिवर्तन होता है। और जो अशोक है वो धम्मघोष और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है अशोक को वो उपघोष देते हैं। कौन देते हैं? घोष। और प्रेरणा जो है निग्रोध से मिलती है। निग्रोध जो कि उनके भतीजे हैं। अशोक के भतीजा का नाम जो है निग्रोध था। और ये भी है कि जो निग्रोध है वो बौद्ध धर्म को मानता था। और यहीं से अशोक को भी जो है बौद्ध धर्म की बात पता चली और उसने धर्म नीति पर वो चलने लगा था। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार वो सांची का स्तूप
सांचे का स्तूप, ठीक है। और सर्वाधिक स्तूप जो है अशोक द्वारा ही बनाए गए थे, ये एक है। और 8वें वर्ष उसने धम्म यात्रा की थी, ठीक है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने धम्म यात्रा करी। 10वें वर्ष उसने वो बोध गया गया था, कौन, अशोक, ठीक है। 10वें वर्ष बोध गया गया था और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी जाता है। कहाँ? लुम्बिनी जाता है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, यानी कि शिलालेख जो है 14 शिलालेख हैं इसके अशोक के, ठीक है। और वैसे इम्पोर्टेंट तो बहुत है, अगर बात करी जाए तो इसमें जो है अशोक से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसने जो है जम्मू पाक गांधार, उस टाइम जो गांधार यानी कि पाक जिसको कहा जाता है पाकिस्तान इस समय में, और कश्मीर के विद्रोह को अशोक ने दबाया था और श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है, वहाँ पे। और इसकी जो चर्चा है श्रीनगर की स्थापना और विद्रोह की चर्चा जो है राज तरंगड़ी पुस्तक में है। किसमें? राज तरंगड़ी पुस्तक में है। और ये राज तरंगड़ी जो पुस्तक है ये कलहन द्वारा लिखी गई थी। और राज तरंगड़ी पुस्तक में लगभग कश्मीरी अभियान के बारे में बात की जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभिलेख की बात कर ली जाए तो आगे बहुत से प्रश्न आएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दूसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व। अब बात कर ली जाए थोड़ी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस निकेटर ने दूसरी बार जो है यूनानी आक्रमण भारत पे इसके द्वारा हुआ। किसके दौरान? चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। जब सिकंदर भारत आता है उस समय मगध पर नंद वंश चल रहा था, नंद वंश का शासनकाल था, ठीक है। और घनानंद उस समय राजा था। लेकिन जब सेलुकस निकेटर अशोक के साथ जब अशोक अपनी सेना के साथ लौट जाता है तो सेलुकस निकेटर जो कि राजदूत होता है किसका? सिकंदर का। और ये फिर से भारत आता है और आक्रमण करता है किस पर? भारत पर, ठीक है। और सिकंदर जो है वो लौट जाता है, झेलम नदी को पार नहीं करता। ये क्वेश्चन भी इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी बहुत बढ़िया से। तो ये बात होती है। और सेलुकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त यानी मगध पर आक्रमण करता है, दूसरा विदेशी शासक होता है आक्रमण करने वाला। और फिर ये चंद्रगुप्त से पूरी तरह से होता है, हार जाता है। और सेलुकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शादी करता है और दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या करता है? ले लेता है। ये सारी चीज़ें हैं। और बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक है, ठीक है, मौर्य वंश का प्रथम शासक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य शासक रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। आगे चलते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 606 ईस्वी में। चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा 278 ईस्वी में, ठीक है। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। तो ये पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा 135 वर्ष विक्रम और शक संवत में होता है, ठीक है। वर्तमान में जो विश्व प्रसिद्ध है वो जो कैलेंडर है, कैलेंडर का आप नाम बताइए। फिलहाल अभी चर्चा होगी तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो पांचवे का तीसरा आंसर सही हो जाता है। छठे की बात कर ली जाए तो निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। छठे का जो सही आंसर है वो है मौर्य वंश और कुषाण वंश, दोनों, ठीक है। दोनों की सीमाएं जो इसको आयोग ने दोनों माना है, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो
गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों ही वंशों की सीमाएं जो हैं वो भारत की सीमा से बाहर तक थी। ठीक है, बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का जो शासक रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? चाणक्य है, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। ठीक है, और चाणक्य के जो पिता हैं वो गुड़ी थे। कौन थे? गुड़ी थे। और चाणक्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अधिकरण हैं। ठीक है, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त जो है नंद वंश के धनानंद शासक को हरा कर क्या करता है? गद्दी पर बैठता है, और उसकी बेटी दूरधरा से वो शादी करता है। किससे? दूरधरा से। और अभिलेख की बात कर ली जाए तो ये शाहगौर अभिलेख है, प्रसिद्ध है मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश। शाहगौर अभिलेख वो मौर्य वंश से संबंधित है, ये आप याद रखिए। और शाहगौर अभिलेख में तांबा के बारे में बात कही गई है, धातु के बारे में, और अकाल के समय में जनता की किस तरह से सहायता की गई, ये जो है इसकी चर्चा है। अकाल के समय जनता की जो है सहायता की गई, जो ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतिहासकार इसको सेंड्रोकोटस कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली। और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य होता है मौर्य वंश का, दूसरा शासक बिंदुसार होता है। कौन होता है? बिंदुसार होता है। ठीक है, और जो है बिंदुसार है ये बहुत ही प्रचलित नहीं होता, यानी कि बहुत ही योग्य शासक नहीं होता, लेकिन हाँ इसके शासनकाल में डायमेकस और डायनेसियस, ये जो सीरिया और मिस्र के जो शासक हैं, इनका नाम जुड़ता है कि इससे जो है इसके व्यवसाय बढ़िया थे, यानी कि व्यापार बढ़िया था इस तरह से। ठीक है, ये बात रही। और कुषाण वंश की बात कर ली जाए तो कुषाण वंश के जो लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। और कुषाण वंश का पहले शासक की बात कर ली जाए तो वो कोडुलकडफिसस था, जो कि तक्षशिला की तरफ से आया था, और ये बौद्ध धर्म को मानता था। किसको? बौद्ध धर्म को मानता था। दूसरा शासक कुषाण वंश का हुआ विमकडफिसस। कौन? विमकडफिसस, और ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि जो शैव धर्म को मानते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। शैव मतलब शिव के भक्त, और जो विष्णु को पूजते थे या विष्णु को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको कौन सा धर्म कहा जाता था, संप्रदाय कहा जाता था, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, इनके बारे में चर्चा की गई है। तो दूसरा जो शासक रहता है वो विमकडफिसस होता है। ठीक है, तीसरे शासक की बात कर ली जाए तो कनिष्क के समय में ही जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, और कनिष्क जो है कुषाण वंश का योग्य शासक है। कौन सा शासक है? योग्य शासक है, इसने अच्छे काम किए। ठीक है, और इसी कुषाण वंश से ही कैलेंडर जो है शक संवत में चेंज होता है, यानी कि शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। ठीक है, और ये किस पर होता है? शक संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर? चंद्रमा पर आधारित होता है। ये बात रही। और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक कहा जाता है इसको, और ये प्रतापी राजा था। ये बात रही। और ये इम्पोर्टेंट थे, और कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं फिलहाल। विद्वान इसके कनिष्क के राज में विद्वान थे, यानी कि कुषाण वंश के जो विद्वान थे वो चरक थे, पार्स, नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और शून्य का सिद्धांत नागार्जुन ने ही दिया था। ठीक है, और वसुमित्र, अश्वघोष, ये सारे जो है कुषाण वंश से संबंधित विद्वान हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वैसे छठे का जो सही आंसर है वो BC दोनों था, यानी कि दूसरा तीसरा दोनों था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। ठीक है, तो पल्लव वंश बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं चला, यानी कि ये विदेशी आक्रमणकारी थे, और
बात कर लेते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश जो है वो गोदावरी नदी से संबंध है इनका। और जो पहला शासक है वो सिमुक था। कौन? सिमुक। और सिमुक एक योग्य शासक था। और योग्य शासक इसका जो था इस राज्य का वो हाल था। कौन था? हाल। और जो प्रतापी सबसे राजा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही शक शासकों को क्या किया था? हराया था। ठीक है। और इस युद्ध की जानकारी जोगलथम्बी अभिलेख से मिलता है। यानी कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का जो प्रतापी राजा होता है उसने शक शासकों को हराया। किसको? शक शासकों का। और इस युद्ध का जो प्रमाण मिलता है वो जोगलथम्बी अभिलेख से। जोगलथम्बी अभिलेख से। ठीक है। और राजा का नाम क्या होता है शक शासक के? नहपान। तो नहपान हार जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। दूसरा जो सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरा जो सातवाहन वंश का दूसरा जो शासक है वो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी होता है। और इसने ही ये जो है कि ये बात कही कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया है। ये बात जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने बताई। आगे चलते हैं। फिलहाल ये बात रही सातवाहन वंश की। सातवें का जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा सातवाहन वंश। इसीलिए ये जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने जानकारी देखी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? यानी किसको एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हम लोगों ने बात करी जो सातवाहन वंश से संबंधित है और ये प्रतापी राजा था और इसने शक शासकों को हराया। शक शासक का नाम जो था नहपान था। वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा हार जाता है और इसकी जानकारी जोगलथम्बी अभिलेख में दी जाती है। ये बात रही। फिलहाल आठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ही होगा और इसके बारे में हम लोगों ने फिलहाल बातें कर ली जो इम्पोर्टेंट थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा शुंग वंश। शुंग वंश आया है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। और ये विदिशा का था और ये ब्राह्मण धर्म का था। कौन था? ब्राह्मण धर्म, पुष्यमित्र शुंग। और ये पहला मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। गैर क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है। इसने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। ये बात रही। और 2 अश्वमेध करवाए इसने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 जो है अश्वमेध करवाया। और इसी के समय विदेशी आक्रमण भी हुए भारत पर। विदेशी आक्रमण भी हुए। ठीक है। पहला तो हेलियोडोरस जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और दूसरा मेनांडर था। मेनांडर। इसके पहले जितने भी वीडियोज हिस्ट्री के हैं उस पर हम लोगों ने बात बहुत ही अच्छे से की। ये विदेशी यात्री थे और यवन के द्वारा इसके समय में ही क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक के द्वारा। और इसके समय ही हिंदू और बौद्ध धर्म में विवाद हुआ। ये बातें होती हैं। और इसका जो बेटा है पुष्यमित्र शुंग का वो अग्निमित्र। बेटा अग्निमित्र ये एक योग्य शासक था। और इसकी पत्नी जो थी प्रेमिका मालविका। और मालविका अग्निमित्र जो है ये पुस्तक लिखी गई कालिदास के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। और यहीं से जो है मगध वंश कमज़ोर हो जाता है। ये बातें हो जाती हैं। जो हेलियोडोरस हम लोगों ने अभी भी बात करी जो कि विदेशी आक्रमण के दौरान आए थे यवन से, वो भागवत धर्म को अपनाता है। और इसकी चर्चा जो है गरुड़ ध्वज अभिलेख, मध्य प्रदेश के गरुड़ ध्वज अभिलेख में होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने जो कहा है उसको लिख लीजिएगा, अपने रिवीजन के तौर पर इसको ले लीजिए। आठवें का तीसरा ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवें की बात कर लीजिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण,
विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9वें का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है कि नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन को पढ़ते हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। और कारण क्या बताया जा रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृति तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अभिकथन का मतलब हो ये कि एक दूसरे से अगर ये मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ये बात सही है। सातवाहन काल में, सातवाहन वंश में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ और इन्होंने अन्य संस्कृति और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है। तो कनिष्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ये एक प्रतापी राजा था और किस वंश का था ये भी हम लोगों ने बात करी। अब किस नगर का उल्लेख नहीं है अब तक अभिलेख में? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। देखिए इससे क्वेश्चन श्रावस्ती से ज़्यादा ये बनता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। चंपा के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस जो हम लोगों ने बातें की हैं हिस्ट्री की 1st, 2nd, 3rd क्लास में, उसमें एक है कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि चंपा जो नगर है इसको अर्थशास्त्र यानी कि ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं, जिस पे हम लोगों ने चर्चा खूब की है। सुमेलित कीजिए। डायमेट्रियस, पहलव, रुद्रदामन, कुषाण, गोडोफर्निस, हिंद यूनानी, बिम्सक। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको सुमेलित करना है। 13 का जो बात कर ली जाए सही आंसर की, तो डायमेट्रियस जिसको कहा गया वो हिंद यूनानी है, ठीक है। और रुद्रदामन शक है, ठीक है, शक वंश है से संबंधित है। और गोडोफर्निस जो है वो पल्लव वंश से और बिम जो है वो कुषाण वंश से। तो ये सारी बातें रही और इसके हिसाब से जो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुफा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भीतरी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। अगर भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है तो ये किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं, ठीक है। ये बात रही समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दादा किशोर। तो 15 का जो सही आंसर है वो जहांगीर, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ के बगल में ही जहांगीर ने लेख लिखवाया था। और उस लेख में क्या था इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है, जो पीछे क्लासेस हुए, तो उस पर चर्चा ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त गुप्त वंश का ही शासक है, लेकिन ये बहुत ही योग्य शासक नहीं रहता है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। वैसे गुप्त वंश के बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न है। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं और गुप्त वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी, और चौथा कुमारगुप्त। 17 का जो सही आंसर पहले देख लें वो तो तीसरा हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश की। गुप्त वंश में क्या क्या हुआ आप ये जानते हैं? गुप्त वंश की बात कर ली जाए तो इसमें जो है शुद्ध सोने का प्रचलन तो दूसरे जो है कि वंशों में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्कों का जो चलन हुआ वो गुप्त वंश से ही शुरू होता है, ठीक है। गुप्त वंश की बात कर ली जाए तो गुप्त वंश के जो शासक हैं वो कुषाण वंश के सामंत थे। कुषाण वंश के सामंत, पहले सामंती व्यवस्था थी, जैसे कि जो राजा के यहाँ निचले स्तर पे काम करता था सेनापति, उसे जमीन जो है
जो है उसके जैसे सैलरी के रूप में उसको ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से सामंती व्यवस्था थी। तो राजधानी गुप्त वंश में कौशाम्बी को बनाया गया, यानी कि ये किसको राजधानी बनाते थे? कौशाम्बी को बनाए थे। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, संस्थापक गुप्त वंश का जो है वो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। ठीक है, और उस दूसरा जो है वो घटोत्कच आता है, घटोत्कच आता है। तीसरा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश का पहला राजा भी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि जो श्रीगुप्त है वो सामंत थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राजा रानी का सिक्का चलाया था। इससे यही इम्पोर्टेंट है और हमने इसकी बात कर ली। उसके बाद चौथे नंबर पे जो राजा आता है वो समुद्रगुप्त, जिसके बारे में यहाँ चर्चा है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात कर ले तो सबसे प्रतापी राजा गुप्त वंश का समुद्रगुप्त रहा है और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उत्तर भारत के 9 राज्यों का विजेता समुद्रगुप्त हो जाता है। 9 राज्यों को इसने उत्तर भारत में जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने जीता। ठीक है, ये बात है। और इसने सिक्के चलवाए जो है वो मयूर सिक्का है और सिक्के पर जो है बीड़ा बजाते हुए इसको अंकित किया गया है, इसलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। और दरबारी कवि हरिसेन, कौन? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो हम लोगों ने अभी अभी देखी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि प्रयागराज से संबंधित है। ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखा गया और बचपन का नाम कांची था। और 5वां जो शासक होता है वो रामगुप्त होता है। कौन? रामगुप्त, जो कि अयोग्य शासक है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 6ठे स्थान पे शासक बनता है और ये योग्य शासक था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था और विक्रमादित्य शकों को मारकर इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, किसने? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और मुद्रा राक्षस किताब देवी चंद्रगुप्तम, ये जो किताब देवी चंद्रगुप्तम इसी से संबंधित है। 9 रत्न थे इसमें, कालिदास, धन्वंतरी, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। और इसी के समय यानी कि गुप्त वंश में ही चीनी यात्री फाहयान आता है। ठीक है, कौन? फाहयान आता है, जिसने अपनी पुस्तक फो क्योन की लिखे। ये एक यात्रा विवरण है। 7वें नंबर पे कुमारगुप्त आता है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है, जिसका जो महायान क्या है? आप ये कमेंट बॉक्स में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से? महायान का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके बाद स्कंदगुप्त आता है, इसके बाद भानुगुप्त आता है। भानुगुप्त एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। ये सारी चीज़ें बात हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हमने गुप्त वंश को एक आउटलाइन ऐसे देख ही लिया। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कारसापड़, दिनार, निष्क, सुवर्ण। तो 18 का जो सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। मदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। 19 का जो सही आंसर है वो चौथा है, कुमारगुप्त प्रथम का। ठीक है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तांबू के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। जो सही आंसर है वो तीसरा है, लोहे के यंत्रों हेतु। तो आपको पता है लोहे की जो पहचान है वो सिंधु सभ्यता में नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो ये थे 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।
धन्यवाद।